वेलकम बच्चों। आज हम लोग क्लास 12th की मैथ का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एमसीक्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। साथ में हम लोग बहुत ढेर सारे एमसीक्यू क्वेश्चन भी लगाएंगे, सिंपल, स्मार्ट और इंटरेक्टिव तरीके से, वो भी डीप फीलिंग के साथ। क्योंकि जब हम कोई चीज़ फील करके पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें लंबे समय तक याद रहती है। सो लेट्स स्टार्ट फील। लेकिन फील करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज की क्लास में एक बहुत ही खास बात होने वाली है। वो खास बात ये है कि आज मैं आपको एमसीक्यू कॉन्सेप्ट के साथ साथ एमसीक्यू का ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। और खास बात यह है कि आज की क्लास जो इस चैप्टर की आप पढ़ने वाले हैं वो आपकी फर्स्ट और लास्ट क्लास है। मतलब क्या? मतलब कि ऐसा आप आज पढ़ने वाले हैं कि आज के बाद आपको ये चैप्टर दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। सो आज अगर आपने इस क्लास को आखिरी तक पढ़ा, इस वीडियो को आखिरी तक देखा, तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको दोबारा इस क्लास को, इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा कॉन्सेप्ट और ऐसा ट्रिक मैं बताऊंगा कि आपको आज ही के आज ये चैप्टर तैयार हो जाएगा और आप पूरे के पूरे मार्क्स लेकर आने वाले हो इस चैप्टर से। तो वीडियो को अंत तक देखना और इस क्लास को अच्छे से दिल से पढ़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इनवर्स फंक्शन किसे कहते हैं, क्या होता है इनवर्स फंक्शन, किस चिड़िया का नाम है ये इनवर्स। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने मान लिया कि y इज इक्वल टू एफ एक्स है। अब इसका इनवर्स निकालना चाहते हैं, मतलब हम निकालना चाहते हैं एफ इनवर्स y, और वो कितना आ जाएगा x। अब इसे पढ़ेंगे कैसे? देखिए, यहां पे जो y है वो x का फंक्शन है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, और यहां क्या है, यहां x इज अ फंक्शन ऑफ y। देखिए ये क्या है, यहां पर y इज फंक्शन ऑफ x, और यहां पर आप कह सकते हो x इज फंक्शन ऑफ y। सिंपल बात। तो यहां पर ये जो है y वो x का फंक्शन है, और यहां पे जो x है वो y का फंक्शन है। तो हमने पलट दिया। अब पलटने के लिए आपको दो बातें याद रखनी होगी। अगर आपने ये दो बातें समझ ली और समझने के बाद आपने इसको याद कर लिया, मतलब आपने गहराइयों तक इसको फील कर लिया, सिर्फ दो बात, सिर्फ और सिर्फ दो बात आपको याद रखनी है, ये चैप्टर आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। दोबारा आपको पलट के इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो दो बातें क्या है? पहली बात, ये फंक्शन तभी इन्वर्टेबल हो सकता है, मतलब इन्वर्स हो सकता है, इसे तभी आप पलट सकते हैं जब ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो। 1 1 ऑन 2, अगर ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 होगा, मतलब एफ एक्स मस्ट बी 1 1 ऑन 2, मतलब आप कह सकते हो दैट इज बाइजेक्टिव। अगर ये बाइजेक्टिव होगा तभी आप इसे पलट सकते हैं, इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो किसी फंक्शन का इन्वर्टेबल होना, इन्वर्स होना, इस बात पे डिपेंड करता है कि फंक्शन 1 1 ऑन 2 होना चाहिए, मतलब बाइजेक्टिव होना चाहिए। ये तो हो गई पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन समझ लीजिए। दूसरी कंडीशन को फिल करते हैं हम लोग। देखिए, ये पहला फंक्शन है और इसका जो डोमेन रेंज होने वाला है वो है a टू b। ध्यान देते हैं, a टू b। a क्या है? a इस फंक्शन का डोमेन है और b इस फंक्शन का रेंज है। अब यहां देखिए, अगर हम इन्वर्स की बात करेंगे तो इन्वर्स के समय ये हो जाएगा, f इन्वर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा b टू a। तो बस आपको यही दो चीजें याद रखनी है। b टू a, इस फंक्शन का डोमेन इन्वर्स का रेंज बन जाता है और इस फंक्शन का रेंज इन्वर्स का डोमेन बन जाता है, बस। तो सिर्फ दो बातें अगर आपने याद कर ली तो ये फंक्शन आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इस चैप्टर को आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, क्या दो बातें हैं? पहली बात कि फंक्शन 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। अगर ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 होगा, बाइजेक्टिव होगा, तभी इसका इन्वर्टेबल आप कर सकते हैं, इन्वर्स निकाल सकते हैं। दूसरा, फंक्शन का जो डोमेन होगा इन्वर्स का रेंज बन जाएगा और फंक्शन का जो रेंज होगा वो इन्वर्स का डोमेन बन जाएगा। बस इतना ही बात आपको याद रखनी है। चलिए एग्जांपल लेते हैं और आपको समझाते हैं अच्छे से। देखिए, इसको पहले भूल जाते हैं, इसको याद रखते हैं।
ये फंक्शन है साइन एक्स। क्या साइन एक्स जो फंक्शन है, क्या इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है? आप कहोगे बिल्कुल निकाल सकता है, साइन इन्वर्स एक्स है। ऐसा नहीं है। मैंने क्या बताया आपको? पहला कंडीशन क्या था? पहला था फंक्शन को 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। तो क्या ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 है? तो आप कहोगे बिल्कुल होगा, तभी तो इन्वर्स निकाला गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। आइए देखते हैं कैसे नहीं है। देखिए, अगर मैं बोलूं कि फंक्शन जो हमारा है R2R है, फंक्शन R2R है, मतलब इसके एक डब्बे में R और दूसरे डब्बे में भी R है, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, डोमेन भी R और रेंज भी R। अब चेक करते हैं, ये बताओ साइन 0 वैल्यू कितनी होगी? 0। साइन पाई की वैल्यू भी 0। साइन 2 पाई 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसके एक डब्बे में 0 डिग्री, उसके बाद पाई डिग्री, पाई रेडियन, और उसके बाद हमारा 2 पाई, और यहाँ वैल्यू क्या आ रही है? सिर्फ 0। मतलब 0 का इमेज भी 0, पाई की इमेज भी 0, 2 पाई की इमेज भी 0। तो ये फंक्शन 1 1 कहाँ हुआ? ये 1 1 ही नहीं हुआ, तो इन्वर्टेबल कैसे करेंगे? अच्छा, ये ऑन टू भी नहीं है। कमाल की बात है, ऑन टू भी नहीं है। कैसे? आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि ये R है, लेकिन हम यहाँ साफ देख रहे हैं कि ये इसका जो इमेज होने वाला है, y की जो वैल्यू है वो सिर्फ -1 से 1 के बीच ही लाई करेगी। मतलब सिर्फ -1 और 1 के बीच ही इसका इमेज आएगा। यहाँ जो भी आप नंबर लेंगे, 1 लाख 2 लाख जो भी आप नंबर लेंगे, इसका इमेज सिर्फ -1 और 1 के बीच आने वाला है, और बाकी इधर के और इधर के नंबर का कोई इमेज ही नहीं आएगा, कोई पूछेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। तो फंक्शन क्या है? ये फंक्शन है मेनी वन इनटू। दिस फंक्शन इज मेनी वन इनटू, मेनी वन इनटू। अब आप बताइए, क्या ये इन्वर्टेबल हो सकता है? क्या इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो आप पूछोगे सर ये आपने निकाला कैसे? और हम तो पढ़ते आ रहे हैं साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, और आप कह रहे हो कि इसे इन्वर्स निकाल नहीं सकते इसका, क्योंकि फंक्शन ना तो 1 1 है ना ऑन टू है। इसे इन्वर्टेबल कैसे करेंगे? कैसे इन्वर्स निकालेंगे? तो अगर जो बच्चा शरारती है, पढ़ता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा पढ़ नहीं सकता। हमें बस उसको सही गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर हम उसको सही गाइडेंस देंगे तो बच्चा पढ़ने लगेगा, सीधी बात है। बच्चा नहीं पढ़ रहा है, इसका मतलब है उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। सो हम इस बच्चे को पढ़ने में मन लगाएंगे और इस बच्चे को गाइडेंस देंगे और इसे इन्वर्टेबल बनाएंगे। सो मतलब क्या है? ये फंक्शन तो इन्वर्टेबल नहीं है, लेकिन इसे इन्वर्टेबल बनाएंगे। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हम इस फंक्शन को 1 1 और ऑन टू बनाना पड़ेगा। तो हम इस फंक्शन को 1 1 ऑन टू बनाएंगे। आप देखते रहिए कि कैसे हम साइन एक्स को 1 1 ऑन टू बनाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट। ठीक है, देखिए यहां देखिए, यहां पर समस्या क्या थी? डोमेन और रेंज की। मैंने क्या किया? ध्यान देखो, मैंने क्या किया? मैंने यहां पर मैंने कुछ इस तरह से ले लिया, सिर्फ इतना रीजन ले लिया मैंने, सिर्फ इतना रीजन, हमने यही रीजन ले लिया। अब बताओ ये रीजन कौन सा रीजन है? ये रीजन जो आप देख रहे हो, ये रीजन कौन सा रीजन है? तो ये रीजन है कहां से कहां तक? तो आप कहोगे ये रीजन है हमारा, ये रीजन होने वाला है, जरा सा बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, इसे पतला कर देते हैं। ये रीजन है हमारा -π/2। सही नहीं हो रहा है, मैं इसको सही कर देता हूँ। सो ये रीजन होने वाला है f सच दैट -π/2, ये काम नहीं कर रहा सही से, f सच दैट कभी कभी काम नहीं करता है, मैं तो सही कर देता हूँ, मैं भी काम करेगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। सो f सच दैट -π/2 से π/2, ये काम नहीं कर रहा है। करेगा, थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा सा ये कभी कभी ये अपने मन से काम करने लगता है, तो इसको हम लोग सही कर देते हैं। देखिए, सो यहाँ जो फंक्शन हमारा है f सच दैट वो है -π/2 से π/2, और इसकी जो रेंज मान लेते हैं वो मान लेते हैं -1 से 1। अब देखो, अब क्या ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो गया? देखिए कैसे हो गया। देखिए हमने क्या बोला? हमने बोला यहाँ पर आप -π/2 से π/2 ही लेना है आपको, और जो रेंज है वो -1 से 1 है। अब देखो, अब ध्यान से देखो, -π/2 से π/2 के बीच में अगर आप x की कोई भी वैल्यू लेंगे, आपको y सिर्फ एक ही मिलने वाला है। मतलब एक
वैल्यू का एक एक्स के लिए एक ही वैल्यू मिलेगी। फंक्शन क्या हो गया, 1 1। ध्यान देना, एक एक्स के लिए एक वैल्यू मिलेगी जब आप -π/2 से π/2 के बीच में कोई भी एक्स लोगे। सो -π/2 से π/2 के बीच में अगर आप कोई भी एक्स लेते हैं तो आपको y की एक ही वैल्यू मिलेगी, मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, 1 1। और ऑन टू कैसे हो गया, क्योंकि आपने -1 से 1 ही लिया है, ना इसके इधर ना इसके इधर, सो सारी वैल्यू आ जाएगी। आप देखो -π/2 से π/2 में जो भी वैल्यू आ रही है वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है। फंक्शन क्या हो गया, 1 1 ऑन टू। तो मैंने क्या किया, उसी फंक्शन में एक बाउंड्री लगा दी, एक मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि भाई डोमेन आप इतना ले सकते हो और इसका रेंज इतना आएगा। फंक्शन क्या बन गया, 1 1 ऑन टू। तो वही बच्चा जो नहीं पढ़ रहा था, उसे आप लोग कहते थे कि ये शरारती बच्चा है, फेल हो जाएगा, किसी काम का नहीं है। लेकिन उसी बच्चे को जब हमने गाइडेंस लगाया, उसी बच्चे को जब हमने रिस्ट्रिक्शन लगाया, हमने डोमेन रेंज का एडजस्ट कर दिया, वही बच्चा पढ़ने वाला हो गया, उसी बच्चे ने टॉप किया। तो आप भी टॉप कर सकते हो। आपका थोड़ा सा डोमेन और रेंज हिला हुआ है, उसको सही करिए, उसे आप फिक्स करिए, आप भी पढ़ने वाले बच्चे हो जाओगे। जैसे ये हो गया आपका इन्वर्टेबल फंक्शन, यही sin x जो इन्वर्टेबल नहीं था अब क्या हो गया, इन्वर्टेबल फंक्शन। ठीक है, अब हम इसका इन्वर्स निकालने वाले हैं, तो इसका ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हम निकालेंगे इसका डोमेन रेंज। जैसा मैंने क्या कहा था आपको कि इन्वर्टेबल में जब आप इसको इन्वर्स करेंगे तो इसका डोमेन इसका रेंज बन जाएगा और इसका रेंज इसका डोमेन बन जाएगा। मतलब इस केस में जो साइन इन्वर्स का है डोमेन और रेंज वो क्या हो जाएगा, सो आप कहोगे यहाँ पर हो जाएगा -1 से 1 और ये जाएगा -π/2 से लेकर π/2 तक। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो इसका डोमेन है वो हो जाएगा -1 से लेकर 1 और इसका रेंज जो हो जाएगा वो हो जाएगा -π/2 से लेकर π/2। तो ये इसका मतलब हो गया। ठीक है, तो इसका डोमेन इसका रेंज बन गया और इसका रेंज इसका डोमेन बन गया, ये इसका मतलब है। अब जरा ध्यान से देखो, अभी भी ये देखो बहुत सारी वैल्यू ले रहा है, y की बहुत सारी वैल्यू आएगी जब x रखोगे आप -1 से 1। जब x आप -1 से 1 रखोगे तो y की बहुत ढेर सारी वैल्यू आने वाली है और हमें इसे क्या करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसके लिए बाउंड्री लाइन खींच देंगे। तो हम लोग बाउंड्री लाइन खींचने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा इसको हम यहाँ से यहीं तक लेंगे केवल, बस। अब देखो -1 से 1 अगर आप x कुछ भी लोगे तो y क्या आएगा, -π/2 से लेकर π/2 तक। आप x -1 से 1 लोगे तो y क्या आएगा, -π/2 से लेकर π/2 तक। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। गर्मी बहुत हो रही है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस चीज़ का डोमेन इसका रेंज, इसका रेंज इसका डोमेन, ये पहली बात मैंने बोला। और दूसरी बात बोला कि मैंने इसे एक बाउंड्री में कैद कर दिया है कि हमें बस इतनी ही वैल्यू चाहिए ताकि ये फंक्शन 1 1 ऑन टू हो। इसे कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू, इस वैल्यू के अंदर फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा, ये एक कायदा कानून है। इसके अंदर ये फंक्शन तमीज से रहेगा 1 1 ऑन टू, इसे आप पलट सकते हैं। दिस फंक्शन इज इन्वर्टेबल फंक्शन। समझ आया आपको? चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपको और अच्छे समझ में आने वाला है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे, देखिए समझ में आपको आएगा अच्छे से। यहाँ पे इन्वर्स का कुछ फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है और इसका डोमेन और रेंज दिया हुआ है जो आपको याद करना है। एक बार आपने इसके डोमेन और रेंज याद कर लिए तो समझ लीजिए कि आपका काम हो गया। और अगर याद नहीं करना चाहते तो 11th क्लास में आपने साइन एक्स कॉस एक्स डोमेन रेंज याद किया होगा, उसी को पलट दीजिए और काम आपका हो जाएगा। तो अगर 11th में याद किया है तो 12th में याद करने की ज़रूरत नहीं है, और 11th में याद नहीं किया है तो 12th में आपको याद करना पड़ेगा। तो देखिए साइन एक्स का क्या है डोमेन, ये देखिए साइन इनवर्स एक्स, ये फंक्शन आप देख रहे हो, ये फंक्शन है कॉस इनवर्स एक्स। दिस फंक्शन इज कॉल्ड कॉस इनवर्स एक्स। तो ये जो फंक्शन हमारा होने वाला है, ये फंक्शन हमारा है, ये फंक्शन हमारा है कॉस इनवर्स एक्स का। सो जो फंक्शन है वो है कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, ठीक है। सो ये फंक्शन हमारा कॉस इनवर्स एक्स का है। ध्यान देंगे इधर, ये फंक्शन हमारा देख रहे हैं कॉस इनवर्स एक्स का फंक्शन है। ये फंक्शन हमारा है साइन इनवर्स एक्स का।
ये फंक्शन हमारा देख रहे हो, ये फंक्शन है हमारा tan इनवर्स x का, ये फंक्शन हमारा है sec इनवर्स x का, ये फंक्शन हमारे पास है cosec इनवर्स x का, और ये फंक्शन हमारे पास है cot इनवर्स x का। ठीक है, अब ध्यान दीजिए sin इनवर्स x का जो डोमेन है वो क्या है। तो sin इनवर्स x का जो डोमेन आप देख रहे हो, डोमेन वो यहाँ पे थोड़ा कट गया है, मैं लिख देता हूँ डोमेन क्या है इसका। तो इसका डोमेन है वो है -1 से 1, सो -1 से लेकर 1 इसका डोमेन है, और रेंज इसका है -π/2 से π/2 तक। उस तरह इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन भी वही है -1 से लेकर 1, लेकिन रेंज यहाँ पर इसका है 0 से π तक। तो बेसिकली आपको डोमेन और रेंज आपको याद करने होंगे कि साइन इनवर्स का डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन रेंज क्या है, tan इनवर्स का डोमेन रेंज क्या है, सेक का क्या है, कॉसेक का क्या है, और कॉट क्या है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये जो वीडियो है, ये जो क्लास है MCQ बेस्ड है, इसीलिए हम ग्राफ को डिटेल में स्टडी नहीं कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे जब MCQ के अलावा ये पूरा चैप्टर आएगा। तो बिकॉज ये चैप्टर पूरा नहीं आ रहा है, MCQ बेस्ड आ रहा है, इसीलिए हम लोग MCQ कॉन्सेप्ट ही पढ़ने वाले हैं। सो ग्राफ को डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत अभी नहीं है। ठीक है, अभी आप पढ़ लीजिए कि इसका डोमेन रेंज क्या होता है, इसे आप याद कर लीजिए। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे और देखते हैं क्या कर सकते हैं आगे हम लोग। सो आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने चार्ट बना दिया है, आप चार्ट से याद कर सकते हो, आप नोट कर सकते हो कि साइन इनवर्स एक्स है। यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का डोमेन हमारे पास ये है -1 से 1, और रेंज हमारे पास -π/2 से π/2 है। कॉस एक्स का डोमेन -1 से 1 है, रेंज 0 से π है। tan एक्स का डोमेन, tan इनवर्स एक्स का डोमेन -∞ से इन्फिनिटी है, लेकिन रेंज -π/2 से π/2 ही है। कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन जो आप देख रहे हो वो हमारे पास -∞ से इन्फिनिटी है, और रेंज 0 से π है। इसी तरह सारे यहाँ पे चार्ट बने हुए हैं, आप डोमेन और रेंज इसके यहाँ लिख सकते हो और याद कर सकते हो। अब आता है क्वेश्चन की बारी, और देखिए मैंने कहा था आपसे ट्रिक और कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि आपको बस डोमेन और रेंज एक बार याद कर लेने हैं। अगर एक बार आपका डोमेन और रेंज याद हो गया तो किस ट्रिक से हम लगाएंगे उसको आप देखते रहिए। कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको कि फंक्शन कब होता है इन्वर्टेबल, जब हो बाइजेक्टिव। दूसरी बात, जो फंक्शन का डोमेन होता है इन्वर्स का रेंज बन जाता है, और जो फंक्शन का रेंज होता है वो इन्वर्स का डोमेन बन जाता है। बस ये दो बात अपनी खोपड़िया में बैठा के रखिए दिमाग में। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। और देखिए क्वेश्चन कितने आसानी से लगाएंगे, आपको बिलीव भी नहीं होगा कि हमने कितनी आसानी से लगा दिया इसको। साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। देखिए मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, इस फॉर्मूले से आप लगाओगे तो आपको बहुत आसानी से आएगा। साइन इनवर्स -x, फॉर्मूला, ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट। साइन इनवर्स -x वैल्यू आती है -साइन इनवर्स x। दूसरी वैल्यू कॉस इनवर्स -x, यह काम कर लेते हैं हम लोग, पहले लिखते हैं यहाँ पर। हाँ, दूसरी वैल्यू कॉसेक इनवर्स -x, और ये भी आता है -कॉसेक इनवर्स x। ठीक उसी तरह से tan इनवर्स -x, और ये आ जाता है -tan इनवर्स x। ठीक है, माइनस है यहाँ पर। अब आती है बारी बाकी तीन की, तो ये वैसे हो जाते हैं। हमने अगर बोला यहाँ पर cos इनवर्स x, cos इनवर्स x -x, तो वो हो जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ये याद रखना अभी। ठीक है, पांचवा, अगर मैंने बोला आपको कॉट इनवर्स -x, तो वो बन जाएगा आपका पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ठीक उसी तरह से अगर मैंने बोला आपको सेक इनवर्स -x, सेक इनवर्स -x, ये बन जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स x। बस आपको ये फॉर्मूला समझ लेना है। देखिए ट्रिक देखिए, अगर आप साइन कॉसेक 10 की बात करें, साइन का उल्टा कॉसेक और 10, अगर आप साइन कॉसेक 10 की बात करेंगे तो माइनस को आप बाहर खींच लीजिए, ब्रैकेट के माइनस बाहर खींच लीजिए, आपका आंसर हो गया। माइनस को बाहर खींच लो और साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू लिख दो। माइनस को बाहर खींचो, कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू पुट कर दो। यहां माइनस को बाहर खींचो, tan इनवर्स एक्स की वैल्यू पुट कर दो। कब? साइन, कॉसेक और 10 में। ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉस, कॉट और सेक की। जब हम कॉस, कॉट और सेक की बात करते हैं तो वहां पर आपको पाई में से माइनस करना होता है। पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स और पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये है कॉन्सेप्ट और यही है ट्रिक। अगर आपने इसको समझ लिया तो अब क्वेश्चन आपको यूं लग जाएंगे, एकदम
चुटकियों में। आइए देखते हैं कैसे। देखिए साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। मैंने क्या बोला अभी आपको कि आपको माइनस को बाहर खींच लेना है। सो साइन इनवर्स -1/2, माइनस को बाहर खींचिए, क्या मिल जाएगा आपको? साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2, तो किस थीटा की वैल्यू 1/2 होती है? साइन में किस थीटा की वैल्यू 1/2 होती है? तो आप बोलोगे कि π/6 की। तो ये हो गया -π/6। दूसरा देखिए कितना आसान है ना। दूसरा देखिए कॉस इनवर्स √3/2, यहां तो माइनस है ही नहीं तो कोई समस्या नहीं है। बताओ कॉस में किस एंगल के लिए √3/2 होता है? कॉस में किस एंगल के लिए वैल्यू √3/2 होता है? तो आप बोलोगे कि 30 के लिए। तो हो जाएगा प्लस π/6। तो वैल्यू फिर से आ गया π/6 कि कॉस में √3/2 π/6 के लिए होता है। थर्ड देखिए कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक में किसकी वैल्यू 2 होती है? आप भूल गए, आप पता नहीं है तो साइन समझ लीजिए, इसको पढ़ दीजिए। साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है? सोचिए साइन में किस एंगल की वैल्यू 1/2 होती है? साइन में किस थीटा की वैल्यू 1/2 होती है? 30 यानी π/6। सो वैल्यू आ जाएगी π/6। देखिए कितना आसान है, समझ में आ रहा है आपको? एक और ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर चौथा क्या हमारे पास है, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ और फिर देखिए आप 4 देखिए। tan इनवर्स √3 माइनस में मैंने क्या बोला था? साइन 10 और कॉसेक में माइनस बाहर खींचिए। साइन 10 कॉसेक में माइनस बाहर खींचिए। साइन 10 कॉसेक में माइनस बाहर खींचिए। सो माइनस को बाहर खींच लिया, क्या आ गया? -tan इनवर्स √3। किसकी वैल्यू होती है √3? थीटा में, टैन में किस थीटा की वैल्यू √3 होती है? टैन में किस थीटा की वैल्यू √3 होती है? 60 की वैल्यू। सो हो जाएगा -π/3। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स -1/2। कॉस में क्या करना होता है? कॉस के लिए करना होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। सिंपल, पाई से माइनस कर दीजिए, काम खत्म, माइनस गायब हो गया आपका। माइनस गायब करना है, पाई माइनस कर दीजिए, माइनस गायब हो गया। अब पाई माइनस, अब बताओ कॉस में किसकी वैल्यू 1/2 होती है? कॉस में किसकी वैल्यू 1/2 होती है? तो आप बोलोगे π/3 की। तो कितना हो गया? 2π/3। π/3 में 60, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। सो 1/2 π/3। सो ये हो गया वैल्यू। चलिए 6 देखते हैं हम लोग। tan इनवर्स -1, क्या करेंगे हम लोग? माइनस को बाहर खींच लेंगे। सो -tan इनवर्स x, वैल्यू कितनी हो जाएगी? -π/4। सॉरी यहाँ पे x नहीं होगा, 1 होगा, 1। सो वैल्यू हो गई -π/4। साइन कोसेक 10, साइन कोसेक 10, माइनस को बाहर खींच लेना है। कॉट सेक और कॉस, कॉस कॉट सेक, इसके लिए हमें पाई माइनस कर देना है। जैसे मैंने कॉस में था पाई माइनस किया, कॉस इनवर्स 1/2। कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? π/3 की होती है। सो π/3 यहाँ लिख दिया और यहाँ पे हो गया 2π/3। ठीक है, कितना आसानी से लग गया? 6 क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक इनवर्स, 7वां क्वेश्चन। सेक इनवर्स 2/√3। सेक में किसकी वैल्यू होती है? 2/√3। आपको याद नहीं है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको कॉस याद होगा। ठीक है, कॉस में किसकी वैल्यू होती है? √3/2। बताइए, ये तो याद होगा ना। कॉस में किसकी वैल्यू होती है? 30 की, π/6 की। सो वैल्यू क्या हो जाएगी? π/6। सिंपल, π/6 30 डिग्री। चलिए 8 देखिए। कॉट इनवर्स √3। कॉट इनवर्स √3, कॉट में किसकी वैल्यू √3 होती है? कॉट में किस एंगल की वैल्यू √3 होती है? 30 की। 30 मतलब π/6, फिर से वैल्यू आ गया π/6। कॉट में किसकी वैल्यू √3 होती है? कॉट में किस एंगल की वैल्यू √3 होती है? कॉट में किस एंगल की वैल्यू √3 होती है? 30 की। 30 मतलब π/6। चलिए 9th क्वेश्चन करते हैं। देखिए कॉस इनवर्स -1/√2। अब यहां पर माइनस आ गया है, सो क्या करेंगे? पाई से माइनस कर देंगे। पाई माइनस कॉस इनवर्स -1/2। कॉस इनवर्स -1/√2, सॉरी माइनस प्लस हो जाएगा अब, क्योंकि पाई ने बाहर ले लिया। अब देखिए क्या हो जाएगा, बताइए।
ये हो गया पाई, और बताइए कॉस इनवर्स 1/√2 किसकी वैल्यू होती है? π/4 की। सो हो जाएगा π/4। आंसर कितना हो जाएगा? 3π/4। सो कितना आसान है, बहुत आसान है ना। आपको बस फॉर्मूला याद रखना है कि साइन कॉसेक और टेन में माइनस को बाहर खींचना है, और बाकी के लोग के लिए आपको पाई से माइनस कर देना है, बस सिंपल बात हो जाएगी। ठीक है, चलिए एक और वैल्यू है हमारे पास, हाँ, कोसेक इनवर्स -√2। देखिए कोसेक है, माइनस बाहर खींच लीजिए, माइनस बाहर आ जाएगा, सो कोसेक इनवर्स √2 हो जाएगा। कोसेक में किसकी वैल्यू √2 होती है? π/4 की, सो -π/4 आंसर आ गया। कितना आसान है, मतलब आप 10 सेकंड या 5 सेकंड में भी आंसर निकाल सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि साइन टेन और कॉसेक में माइनस बाहर खींचना है, और बाकी लोगों के लिए, 3 लोगों के लिए कॉस सेक और कॉट के लिए पाई माइनस कर देना है, इतना याद रखना है आपको। चलिए आगे लगाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी कितनी होगी? tan इनवर्स 1 वैल्यू कितनी? π/4। कॉस इनवर्स -1/2 कितना हो जाएगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। कोई जल्दी नहीं है, हमें पाई माइनस करना है, कोई समस्या नहीं है। साइन इनवर्स है, माइनस बाहर खींच लीजिए, माइनस साइन इनवर्स 1/2। साइन है, बाहर खींच लिया, कॉस है, पाई से माइनस कर लिया। अब देखो कितना है आंसर, π/4 प्लस पाई, ये वैल्यू कितनी होती है? 1/2। कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 60 की। 60 का मतलब π/3 माइनस π/3। π/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन में 30 की, सो π/6। बस आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। इसका एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम आएगा कितना? 12। ये हो गया 3 पाई, ठीक है, ये हो गया आपका 12 पाई, ये हो गया 4 पाई, माइनस में गलती नहीं करने का, 4 पाई, और यहाँ हो गया आपका 2 पाई। कितना आंसर आ गया भाई? 12 3 15, 15 में से क्या गया? 6, क्या बचेगा? 9 π/12। सो ये हो गया 3 π/4। फिर से एक बार रीचेक कर लेते कि गलती तो नहीं हुई। देखो tan इनवर्स 1 π/4, ठीक है, कॉस इनवर्स -1/2 पाई, हमने पाई माइनस कर लिया इसको, और साइन इनवर्स में हमने माइनस बाहर कर लिया, खींच लिया। π/4 सही है, पाई ऐसे एच रह गया। 1/2 कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 60 की। 60 की मतलब π/3, सो मैंने π/3 लिख दिया यहाँ पर। साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 30 की, सो मैंने लिख दिया π/6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। एलसीएम ले लिया मैंने 12, 4 3 जा 12, ये हो जाएगा 12, 3 4 जा 12, 6 2 जा 12। ठीक है, अब प्लस किया तो 12 और 3 हो गया 15, 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 9। सो 9 π/12, और 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। सो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2, ये तो बहुत आसान हो गया, ये तो बहुत आसान है। कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? तो ये वैल्यू होती है 60 की, और 60 का मतलब हो गया π/3, सो π/3 प्लस 2, सो ये हो गया प्लस 2। ये हो गया आंसर हमारा। कॉस इनवर्स 1/2, तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 60 की वैल्यू होती है, 60 का मतलब π/3। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक कुछ क्वेश्चन से फिल द ब्लैंक्स जिसको हम लोग को लगाना है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहले इसको लगा लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसको लगा लेते हैं पहले, तो साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, इसको करेंगे सॉल्व। इसकी वैल्यू कितनी आती है? आप देख के घबरा गए होंगे, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत आसान है, और जैसा कि मैंने कहा था कि आपको दोबारा इसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार ही काफ़ी है। देखिए घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले काम करते हैं, जो अंदर वाला ब्रैकेट है, अंदर वाला, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अंदर वाला ब्रैकेट, अंदर वाला ब्रैकेट क्या कहता है? ये माइनस है, इसको बाहर खींचिए, प्लस साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इनवर्स 1/2 हो गया। अब बताइए, साइन ऐसे रख दिया मैंने, π/3 यही है, प्लस साइन इनवर्स 1/2, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 30 की। 30 मतलब π/6, π/6। ठीक है, साइन ही है, साइन, ये कितना आ जाएगा? π/3 प्लस π/6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 3π/6, 3π/6।
ठीक है। सो ये आ गया 3π/6 का मतलब ये हो गया, आप कह सकते हो इसको sin π/2, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो इसकी वैल्यू सिंपल 1 आ गई अगर आपने समझ लिया। ये π/3 π/6 को आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, ये आ जाएगा 2π + π 3π/6। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था आपसे, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत आसान, मतलब जिसको नहीं भी आता होगा ना वो भी लगा सकता है। माइनस मैंने बाहर खींच लिया, 1/2 बचा। साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है 30 की, 30 मतलब π/6, π/6 प्लस कर दीजिए यहाँ पर π/3, 3π वैल्यू आई कट्टर से। बहुत आसान है, कितना आसान है बता नहीं सकता मैं, कितना आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, आप लोग लगा सकते हो बहुत आराम से। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स -1/√2। देखिए देखिए देखिए, कॉसेक इनवर्स -√2, क्या करना है, कॉसेक है, माइनस को बाहर खींच लेना है, माइनस बाहर खींच लीजिए, क्या बचेगा, कुछ ऐसा बच जाएगा। √2 किसकी वैल्यू होती है π/4 की, क्या आ गया आंसर π/4। माइनस को बाहर खींचना है कॉसेक √2 π/4, 10 सेकेंड भी नहीं लगेगा इसको लगाने के लिए। माइनस बाहर खींचिए और कॉसेक है, कॉसेक √2 π/4, कॉसेक भूल गए, साइन पता होगा, साइन 1/√2 किसकी वैल्यू होती है π/4 की। चलिए tan इनवर्स -1, यह माइनस बाहर खींच सकते हैं, tan है, माइनस बाहर खींच लीजिए, और tan 1 किसकी वैल्यू होती है π/4 की, सिंपल बात। यहां देखिए कॉसेक है, कॉस है तो आपको पाई करना होगा, पहले लिखिए पाई, फिर लिखिए माइनस, और 1/2 किसकी वैल्यू होती है कॉस में 1/2, कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है 60 की, π/3, सो π/3 कितना वैल्यू आ गई 2π/3, सिंपल। साइन माइनस बाहर खींचिए और फिर देखिए साइन इनवर्स 1/√2 π/4। कॉट में √3 किसकी वैल्यू होती है, कॉट में √3 वैल्यू होती है 30 की, 30 का मतलब π/6। बहुत सिंपल, 10 सेकंड में हमने सब सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स साइन इतना बड़ा सा है, आप होंगे कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बेटा। देखो यहां पर है हमारे पास tan इनवर्स और ये है साइन -π/2। ठीक है, माइनस को बाहर खींचना है आपको, tan इनवर्स माइनस बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका साइन π/2, हमने बाहर खींच लिया है माइनस को। सो क्या आ जाएगा बताइए, tan इनवर्स माइनस साइन π/2 कितनी होती है वैल्यू 1। अब इससे माइनस बाहर खींच लो, माइनस आ गया, tan इनवर्स 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है π/4 की। देखिए आंसर कितना आ गया -π/4, डी ऑप्शन इज करेक्ट। कितना आसान है, फिर समझ लो, माइनस को बाहर खींचा, साइन के बाहर, ये साइन के बाहर आ गया, π/2 वैल्यू कितनी होती है 1, फिर माइनस को बाहर खींच लिया, ये माइनस आ गया, 1 की कितनी वैल्यू होती है π/4, सिंपल। ठीक है, आगे देखिए, tan इनवर्स √3 वैल्यू कितनी होगी, tan में √3 किसकी वैल्यू होती है 30 की, 60 की, मतलब π/3। सेक इनवर्स यहां देखिए, सेक इनवर्स -2, देखिए सेक है, आपको पाई माइनस करना पड़ेगा, मैं इसको पूरा लगाता हूं सही से। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज, पूरा देखिए, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, पूरा देखिए। tan में √3 किसकी वैल्यू होती है 30 की, 30 मतलब π/6, सॉरी 60 मतलब π/3, सो हो जाएगा π/3, 60 की वैल्यू होती है, tan √3 60 की वैल्यू होती है, 60 मतलब π/3। माइनस, आप माइनस बाहर खींच लो, सो हो जाएगा यहाँ पर माइनस, ठीक है, माइनस आ गया, और माइनस आ जाएगा आपका पाई माइनस सेक इनवर्स 2। ठीक है, तो ये आपका हो गया इस तरह से। देखिए ध्यान दीजिए, π/3 था, फिर मैंने माइनस बाहर खींचा, माइनस बाहर हो गया, और ये क्या आ गया पाई माइनस सेक इनवर्स 2, पाई माइनस सेक इनवर्स 2, हमने इसको लिखा है सेक इनवर्स -2 को लिखा है मैंने पाई माइनस सेक इनवर्स 2। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर π/3 हो गया, माइनस पाई हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पर, और सेक इनवर्स 2 मतलब कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस में 1/2 60 की वैल्यू, 60 मतलब क्या होता है π/3, ये कितना हो जाएगा 2π/3 माइनस पाई, सो ये हो गया कितना हमारे पास 3 में से -π/3, आंसर आ गया -π/3, ये आंसर सही आंसर है।